आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं बेबाक बात में। और आज हमारे साथ हैं फिल्मी और सियासी शख्सियत राज बब्बर साहब। किस तरीके से इस वक्त सियासत चल रही है मुल्क में, किस तरीके से इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो चल रही है, और जो फिल्मी करियर है क्या उस पर ब्रेक लगा दिया है या कुछ अच्छे रोल्स की तलाश में है, बहुत सारी बातें होंगी। सर, इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं? दुआएं सब, शुक्रिया। 1989 में जो आपने जनमोर्चा से शुरुआत की थी एक तरीके से अपने सियासी करियर की, समाजवादी, फिर कांग्रेस में जो हैं अभी आप हैं, तो ये इतना लंबा सफ़र जो है इसको कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे? जनमोर्चा में मैं मेंबर नहीं था किसी पार्टी का। मैं एक मुहिम के साथ में था और मैंने उसूलन कुछ सही समझा और मैं साथ में गया और मैंने कैंपेन किया, प्रचार किया और उसके बाद मैं घर वापस चला गया। मुझसे बल्कि कहा भी गया था कि मैं चुनाव लड़ूं या राज्यसभा के लिए, मैंने कहा नहीं, मैं काम करूंगा। फिर समाजवादी पार्टी के अंदर ज़रूर मैंने मेंबरशिप ली। मुलायम सिंह जी आए थे एक बार, मुंबई आए थे जब दंगे हुए थे उस दौरान। आप और सुनील दत्त साहब मिलकर के काम कर रहे थे, उनसे मुलाकात हुई थी आपकी? जी हाँ, दत्त साहब के साथ में मिलकर हम काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, क्योंकि थोड़े से ताल्लुकात थे ही, तो उन्होंने कहा कि मैं मुंबई आना चाहता हूँ। मैंने कहा ज़रूर आइए। तो मैंने वहाँ उनको दिखाए, वो कैंप दिखाए जहाँ जाना चाहते थे। कुछ और भी उनके लोग थे तो जहाँ भी जा सकते थे गए। दत्त साहब पे भी मिले वो। तो मैंने खाने के लिए उनसे जब कहा तो बैठे और उन्होंने कहा कि देखिए बहुत बुरे हालात हैं। तो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा जो मुझे आज भी याद है कि इस सब की गंगोत्री यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, और तुम हमारी मदद करो। मैंने कहा सर, मेरी क्या औकात है कि मैं आपकी मदद करूं, ये आपका बड़प्पन है। तो बस उन्होंने कहा और मुझे लगा कि नहीं, ये साथ चलना चाहिए। और मैं उनके साथ में हो लिया और प्रचार किया और लगातार मेरे ख्याल से मैं 1-1.5 महीना उत्तर प्रदेश में ही रहा। और ये हाल थे कि आगे आगे वो या पीछे पीछे मैं, या मैं आगे आगे वो पीछे पीछे। मेरे ख्याल से हमने पूरा उत्तर प्रदेश। अमर सिंह भी साथ होते थे? नहीं, उस समय वो पैदा नहीं हुए थे। मेरा मतलब है समाजवादी। जी हाँ। बिल्कुल। मुलायम सिंह से पहले दोस्त थी, उन्होंने फिर आपको बुलाया और फिर सियासी रिलेशनशिप जो होती है, एक सियासी दोस्ती कह लीजिए, एक रिश्तेदारी, एक रिश्ता बन जाता है सियासत में। उसके बाद जो है फिर वो खटास आ जाना, क्या वजूहात थी, अगर कुछ बताना चाहें, किन वजूहात के चलते ये दरार पड़ी थी रिश्तों में? नहीं, मुलायम सिंह जी के साथ मेरी कभी खटास नहीं हुई और किसी तरह की कोई खटास नहीं। अब भी मेरे घर के सामने वो रहते। जी हाँ। यानी मैं उनके घर के सामने रहता हूँ। आपके सामने है, बिल्कुल। तो ऐसी कोई खटास कभी नहीं रही। हाँ। कुछ वजह तो थी, इसलिए तो मुझे पार्टी, यूं ही बेवफा नहीं होता। हाँ, मुझे पार्टी से निकाला गया। जी। मैं पार्टी छोड़ के नहीं आया था, मुझे पार्टी से निकाला था। और उन्होंने जब निकाला तो उसके पीछे उनकी वजह रही कि वो क्यों निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं इस बात को इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता कि बहुत कुछ हो चुका है उसके बाद। और जो मैंने उस वक्त उस दौर में जो कहा था वो मुलायम सिंह जी ने खुद कहा उसके बारे में और ख़ुद रियलाइज़ किया इस बारे में। बात दूसरी है कि उनका दिल बहुत बड़ा है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कांग्रेस के साथ 11 साल हो गए, कांग्रेस के साथ। जी। कैसा सफ़र है ये और क्या एक्सपीरियंस है अभी तक का कांग्रेस के साथ? जब इस पार्टी में आया था और मुझे लगा था कि जिन उसूलों के लिए मैंने ये सामाजिक मंच या जिसको कहते हैं हम पॉलिटिकल मंच पे आया हूँ, मैं यहाँ पे पूरी तरह से महफूज हूँ। मतलब मुझे किसी तरह से अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। जी। और उसकी वजह कांग्रेस की जो एक बैकग्राउंड है और कांग्रेस का जो एक शिजरा है, ये कहा जाए, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत महफूज पाया। और मैंने इस पार्टी में मेरे दोस्त भी थे, तो मैंने उन लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने फ़ौरन इसके लिए कहा, लेकिन मैंने कहा मैं अभी ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं
पहले मुझे, नहीं तो आप लोगों पर इल्ज़ाम लगेगा जी। और कि मैंने आपकी वजह से, और मेरी कोई शर्त नहीं है मेरी, मैं इस शहर में शर्तों की वजह से नहीं आया था या इस पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में। मैंने सोचा और आया, और बहुत सोच समझ के आया कि मैं कुछ करूँगा। चूँकि चकाचौंध भरी लाइफ जो है वो मुंबई में है, और उससे यहाँ पर आना जहाँ पर हर वक्त सियासी गहमा गहमी है, तो ये सफ़र बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल होता है फिर वहाँ से ढालना अपने आप को, पॉलिटिक्स में ढालना। जी, मैं जब अपनी स्कूल लाइफ में भी मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, तो थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं मैं इंक्लाइंड था, मतलब उस तरफ झुकाव तो था ही मेरा। और झुकाव उन लोगों की तरफ था जो थोड़े से सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे, और कुछ घर की बैकग्राउंड भी ऐसी रही, और कुछ लोग भी ऐसे मिले। जैसे बचपन में मुझे लोहिया जी को देखने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। तो ये कुछ तरबियत जो है वो कुछ पॉलिटिकल थी, और सोच भी कुछ बन गई थी कि किस तरफ जाना है। और फिर जो है सज्जाद ज़हीर साहब के ख़ानदान में मेरा, समझिए कि मुझे ये खुशकिस्मती थी मेरी कि मुझे उनके परिवार में जो है जगह मिली, इज़्ज़त मिली, और उनकी बेटी के साथ मैंने शादी की। तो ये तमाम चीज़ें थीं जिसके समझने के बाद में मैंने ये पॉलिटिक्स के अंदर और सोच समझ के आया कि मुझे यहाँ वो चकाचौंध नहीं मिलेगी। बिल्कुल। मोटे तौर पर अगर देखें साहब, 28 साल का ये सफ़र है, सियासी सफ़र, बदलाव जो है वो सियासत में कितना आपको दिख रहा है कि कितना बदलाव आ गया है? जो पहले सियासत होती थी या जो तौर तरीका होता था सियासत करने का, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। जो मापदंड हैं, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो जो मापदंड है सियासत के, वो भी बिल्कुल बदल गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी वो एक आदर्शों की कीमत नहीं रही। मतलब शायद समाज के अंदर भी ये तमाम चीज़ें अब बहुत दकियानूसी हो गई हैं, और बहुत इनका कोई महत्व नहीं जी। या शायद अब उस तरह के लोग नहीं रहे, ये भी है। आज की पीढ़ी या आज से पहले की पीढ़ी, उसने सिर्फ आज़ादी के बारे में सुना है, और वो उनके लिए एक एडवेंचर जैसी चीज़ है कि आज़ादी में लोग जेल गए और फांसी गए, कुर्बानियाँ दी। उनको आज लगता है कि ये कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन वो हीरो तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस तरफ चलना चाहते हैं और उस बात को आगे लेके चलना चाहते हैं जो और आप देखिए ना आज की तारीख में किस तरह से राष्ट्रवाद की पहचान हो गई है जी। मतलब वो लोग जो नारे लगाते हैं राष्ट्रवाद के, जिस राष्ट्रवादी आज की जो राष्ट्रवादी हैं, जिनकी सोच जो है वो इतनी महदूद है, इतनी संकीर्ण है कि वो सिर्फ यहाँ चलते हैं। आज़ादी से उनका कोई मतलब नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में कोई भी उनका एक भी साथी उनके साथ कभी नहीं रहा। कोई अगर किसी राष्ट्रवादी से अगर आप पूछ लेंगे कि जो आज राष्ट्रवाद का नारा लगा के कि आप क्या खाएंगे और क्या गाएंगे, का ये जो एक डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि भगत सिंह का देशभक्त था, राम प्रसाद बिस्मिल का देशभक्त था, चंद्रशेखर आज़ाद का देशभक्त था, अशफाक उल्लाह खां का देशभक्त था, क्या सुभाष चंद्र बोस देशभक्त था? अगर ये मानते हैं देशभक्त थे तो उनको समझना चाहिए कि जितने भी देशभक्त हैं ये इनकी सोच के नहीं थे। वो किस तरह का आज़ाद हिंदुस्तान चाहते थे? सुभाष चंद्र बोस किस तरह का आज़ाद हिंदुस्तान का सपना लेके चले थे, जिसमें एक तरफ जो है हसन जो है वो नारा बनाते हैं जय हिंद, जिसमें एक तरफ शायद नवाज खां है और एक तरफ ढिल्लों हैं और एक तरफ जो है सहगल हैं। ये उस लड़ाई के हीरो हैं। तो इनसे पूछना चाहिए
कि भाई आप ये राष्ट्रवाद का, झंडे का, कभी उन्होंने पूछा था कि क्या खाओगे और क्या गाओगे? ये जो सियासत में बदलाव है साहब, एक स्वस्थ डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए आपको लगता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कई बार हर तरह की वो बातें बोल चुके हैं, उनकी बातों का असर नहीं है। इसका जवाब बहुत साफ नजर आता है, लगता है प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है। लोग वो कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत रहे हैं वो एक पैमाना होता है। मेरे ख्याल से कितने % वोट से वो जीत रहे हैं ये भी सामने आना चाहिए। सर जीत देखी जाती है। बिल्कुल सही है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो जीत रहे हैं। लोग अभी भी राहुल गांधी को मान रहे हैं कि वो बच्चा है सियासत में। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही एतमाद वाला शख्स है जिसका नाम है राहुल गांधी। ये जो सियासत में बदलाव है साहब, ये मुल्क की सेहत के लिए और डेमोक्रेटिक, एक स्वस्थ डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए आपको लगता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हालांकि प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कई बार जो है वो डायरेक्ट बोल चुके हैं, जैसे गौकशी के नाम पर हत्याएं हो रही हैं और तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है और हर तरह की वो बातें बोल चुके हैं, उनकी बातों का असर नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो घटना है वो लगातार घट रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए हैं इस वक्त मुल्क को। तो रास्ता क्या है फिर? मेरे ख्याल से आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसका जवाब बहुत साफ नज़र आता है, लगता है प्रधानमंत्री बहुत कमज़ोर है। क्योंकि उसी की सोच के लोग, उसी की पार्टी के लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि मैं पॉपुलर बन जाऊं, वो अपनी बात नहीं कह पा रहे और अपनी बात किसी को समझा भी नहीं पा रहे। वो ऊपर खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन उसका असर क्या है? वो आर्थिक व्यवस्था उनकी कमज़ोर हो चुकी है। उन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन किया है, नोटबंदी की है, उसका असर आप देख रहे हैं क्या हुआ इस कौन सी जगह एक। लेकिन फिर भी एक के बाद एक, जहां भी जिस स्टेट्स में भी चुनाव हो रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, वो तो जीत रही है उनकी पार्टी। लोग वो कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत रहे हैं वो एक पैमाना होता है। तो अगर जीत रहे हैं तो इसका मतलब सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। मेरे ख्याल से कितने % वोट से वो जीत रहे हैं ये भी सामने आना चाहिए। सर जीत देखी जाती है। बिल्कुल सही है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो जीत रहे हैं। जीतने के लिए किसी को टंगड़ी मार के जीत जाओ, सरकार बनाने के लिए किसी के घर को लूट लो, तो ये तो कोई जीत नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है। मैंने पहले ही आपको कहा, मणिपुर और गोवा का मैंने पहले ही आपको कि भाई किसी के घर को लूट लो, मतलब गोवा लूट गया। बिल्कुल, गोवा लूटा, मणिपुर लूटा। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा, कांग्रेस की कमजोरी भी तो नजर आती होगी ना साहब। देखिए कमजोरियां हैं तभी तो आ गए वो लोग। अगर कमजोरियां ना होती तो क्यों आते? क्यों कमजोरी मतलब क्या जो यकीन था खुद के ऊपर, कांग्रेस का जो भरोसा था वो कमज़ोर पड़ गया है क्या? जो आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, वो जो कांग्रेसी लीडर्स हैं उनका वो कमज़ोर पड़ गया है? चूँकि वो आत्मविश्वास और वो एकजुटता नज़र आई थी अभी राज्यसभा का, जब अहमद पटेल का जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर वो जीत करके निकले। तो यही अगर दिखता शायद गोवा में, मणिपुर में, तो हालात कुछ और होते हैं। तो ये क्यों आई है कमज़ोरी? आप जो बात कह रहे हैं उसका जवाब भी आप खुद ही दे रहे हैं जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी आप जीत बता रहे हैं, वो एक हैं जी। उस सोच के तमाम लोग एक हैं। उस सोच के वो तमाम लोग जो अपने हेड ऑफिस नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराते, अब फहराने लगे। इस बार फहरा दिया, पिछली बार फहरा दिया जी। फिर भी ये हिंदुस्तान के लोग उनको राष्ट्रवादी मानते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लेकिन जो गांधी को मानने वाले हैं, जो गांधी की सोच को मानने वाले हैं, वो कहीं ज़ात से, कहीं बिरादरी से, कहीं धर्म से वो अलग हो चुके हैं। क्यों? इसका कारण आप मुझे क्या दे रहे हैं? और जब इस देश की जनता कांग्रेस की सोच को कमज़ोर करेगी तो बीजेपी को मजबूत करेगी, आरएसएस को मजबूत करेगी। कांग्रेस के अंदर कौन है, क्या है, इसके माने नहीं है। महात्मा गांधी आए थे, महात्मा गांधी ने तो कपड़े उतार के जो है लोगों के बीच में चले गए थे, जिनके नाम पे लोग चल रहे थे। नेहरू चले गए, पटेल चले गए, मौलाना आज़ाद चले गए, लेकिन कांग्रेस की सोच जिंदा थी, इसलिए फिर कुछ लोग आ गए। लाल बहादुर शास्त्री आए, ठीक है, उनको ज़्यादा ज़िंदगी हयात नहीं हुई जी। तो उसके बाद में और लोग आए, इंदिरा जी आई, जिसके और जब बात पीछे की छोड़िए, आज की अगर देखें, शायद आज की जनरेशन को नहीं मालूम कि इंदिरा गांधी ने क्या किया है। बिल्कुल ठीक है, पता भी है लोगों, और बताने की जरूरत भी है शायद आप लोगों को। तो वो जो इंदिरा गांधी कर चुकी हैं,
वो आज के लोग शायद सोच भी नहीं सकते। आज की सरकार में की कमी भी है साहब। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में उस लीडरशिप की कमी है जो जिस मजबूती के साथ इंदिरा गांधी खड़ी होती थी अपने स्टैंड पर, या राजीव गांधी थे, वैसी लीडरशिप आज नहीं है। लोग अभी भी राहुल गांधी को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको मान रहे हैं कि वो बच्चा है सियासत में। तो ऐसा क्यों है? शायद ये बातें जो है वो कैमरे के सामने अपना बोले, लेकिन एक्सेप्ट तो करते होंगे, ये बातें आपके सामने आती होंगी। आप लोग बहुत मजबूत हैं, यानी आपके कैमरे, आपके चैनल बहुत मजबूत हैं जी। और जब आप जो कहना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं, जो आप लोगों से कहलवाया जाता है जी, वो कांग्रेस को कमज़ोर करते हैं। मैं बड़ी पता कलामी के लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। मैं, क्योंकि आपके कार्यक्रम का नाम है, आपके प्रोग्राम का नाम है बेबाक बात जी, तो मुझे लगता है कि मेरी बेबाकी को आप रखेंगे, काटेंगे नहीं। बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। राजीव गांधी के बारे में लोग क्या कहते थे? ये तो पायलट है। बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त ये कैमरे इतने नहीं चलते थे, टेलीविजन चैनल नहीं चलते थे, सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी जब बार्कले यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ जो उन्होंने बोला, उन्होंने तो वो नहीं किया, कोई जाके वहाँ पे कोई भीड़ इकट्ठा नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो बोला है उसके बारे में कोई नहीं कह रहा। लेकिन जो शोर करना है, वो शोर करने वाले सोशल मीडिया पे, और रात को जो चैनल वाले जो हैं बाकायदा बैठ के उस पर बहस भी कर रहे हैं, और इतनी ज़ोरदार बहस कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस के पास लीडरों लेकिन परिवारवाद पे जो उन्होंने बोला है और जो एग्जाम्पल दिया है, तो वो फिट नहीं बैठता ना पॉलिटिक्स में साहब। नहीं, परिवारवाद पे नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे आप क्यों अकेला चुनते हैं? हर प्रोफेशन में है, आप पूरा, उनका जवाब पूरा होना चाहिए ना। वो पूरा जवाब सामने आता तो शायद समझ में आता कि भाई आप सिर्फ पॉलिटिक्स में ही क्यों कहते हैं। हिंदुस्तान की ये एक रही है, बहुत बाद में इस बात को, आज से नहीं, हज़ारों साल पहले से है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये हिंदुस्तान में रहा है। अकबर का बेटा, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा जो है सर यही तो शिकायत है, यही तो शिकायत है सामने वालों को कि वो ये कहते हैं कि बीजेपी में आज अमित शाह हैं, कल कौन होगा नहीं पता प्रेसिडेंट, लेकिन कांग्रेस में पता है कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी होंगे। ऐसा क्यों? क्या अच्छे और लीडर्स की कमी है? ये बात नहीं है। हमेशा एक सेतु चाहिए होता है बांधने के लिए, इसको कहते हैं खूंटा। महात्मा गांधी खूंटा थे, पूरा देश बंध गया था उनके साथ, सारे लीडरान बंध गए थे। इस परिवार ने दिया है, मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक। राहुल गांधी चाहते प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। मेरे ख्याल से आप तमाम चैनल्स ने इस बात का शोर भी कर दिया था कि प्रधानमंत्री तो क्या गलती थी उनकी नहीं बनने? नहीं, कोई गलती नहीं थी। उनका एक कमिटमेंट था कि मैं पहले पार्टी के लिए काम करूंगा। अगर बन जाते आपको लगता है रिजल्ट अच्छे होते? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि बहुत ही एतमाद वाला शख्स है जिसका नाम है राहुल गांधी, बहुत भरोसे वाला आदमी है। और सर आपने कहा कि खूंटा है, लेकिन ये भी बात आप मानेंगे, चाहे आसाम से लेकर के हम गोवा, किसी भी स्टेट की बात कर लें, किसी भी स्टेट की, हर स्टेट में पार्टी टूटी है। उत्तराखंड में क्या हाल हुआ पार्टी का, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग आपके गए हैं। तो मजबूती के साथ क्यों नहीं जो है वो अपने जो पुराने लीडर्स हैं उनको संभाल पा रहे हैं? बहुत सारे लोग गए हैं सर, ये बात आप भी मानते हैं? कोई नई बात नहीं है इस पार्टी के अंदर। सर उम्मीदें बहुत है कांग्रेस को, लेकिन रणनीति नहीं। देखिए, रणनीतियाँ बनती नहीं हैं, बन जाती हैं, क्योंकि ये लोक नीति है। ये पार्टियां जो है, कांग्रेस पार्टी कोई जंग मैदान की कोई वो जो है सेना नहीं है कि इसके लिए हम जो है क्या रणनीति बनाएंगे और कैसे सामने वाले को किस तलवार से और किस माहौल इस वक्त, उसमें तो रणनीति के बगैर कैसे पार्टी कामयाब हो? मैं नहीं मानता जब तक आप लोक नीति नहीं करेंगे। देखिए ना, राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ी 40 लोगों के साथ में, ऐसे 40 लोग बड़े। गुजरात में सर इस साल इंतखाबात होने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बुलेट ट्रेन की रणनीति बना करके पहले से उनको पता था कि क्या करना है, और आप कहने की बिना रणनीति, ये रणनीति है। हो सकता है उनकी रणनीति हो, जिस रेल के डिपार्टमेंट के अंदर हर रोज़ जो है हज़ारों आदमी मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो किसको दिखावा कर रहे हैं? गुजरात के लोग इतने तो मुझे लगता है कि हल्के नहीं होंगे कि वो उनकी इस बात से बिक जाए, क्योंकि गुजरात बिकने वाला नहीं है, गुजरात ख़रीद लेता है। और मुझे लगता है कि ये गलतफहमी जो है अपने हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं और बीजेपी है, उनको ये झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से किसी को ख़रीदा नहीं जाना चाहिए। आप अपने ऐसे सपने मत दिखाइए जिसमें मौत सामने नज़र आए।
क्योंकि सामने तो हमें तो आज रेल के पटरियों पर हमें नहीं लग रहा है कि इतनी सेफ्टी है आज की तारीख में कि इस मुल्क के अंदर बुलेट ट्रेन चलाई जाए। तकनीक बाहर से आ रही है तो उस पर तो भरोसा किया जा सकता है। तकनीक गाड़ी की आ रही है ना, तकनीक पटरियों की तो नहीं आ रही ना। तो कंपनी तकनीक दे रहे हैं। पहले तो पटरियां तो ठीक करो, है ना, और जितनी पटरियां वहाँ की ठीक करोगे अहमदाबाद से बम्बई तक की, सारे मुल्क की पहले पटरियां ठीक कर दो भाई, है ना। पटरियां हट रही हैं, देखिए अभी आज राजधानी गिरी है यहाँ। कांग्रेस कब पटरी पे आएगी ये बताइए साहब। सर कांग्रेस पटरी पे आ चुकी है, देख। और ये आपने जो पहली बात कही थी उससे आगे चले गए, मैं आपको बता देता हूँ कि हर दौर के अंदर ऐसा हुआ है, जब भी जो है नेहरू जी के जाने के बाद में एक नया ग्रुप खड़ा हुआ था, नए लोग आए थे, पुराने लोगों को थोड़ा सा लगा था कि हमारी अपनी पूंछ नहीं है, लेकिन फिर भी चले। उसके बाद में इंदिरा जी जब आई तब तो पूरी सो कॉल्ड जो कांग्रेस थी वो अलग हो गई। जितने भी जो लोग ये सोचते थे कि ये तो गूंगी गुड़िया है, आपको याद होगा ना वो लफ्ज़ इंदिरा जी के बारे में कहा गया था, तो उस गूंगी गुड़िया को सबक सिखाने के लिए सब लोग अलग हो गए थे। मैं यही कह रहा हूँ सर, आप लोगों को उम्मीदें बहुत हैं लेकिन रणनीति कहीं नजर नहीं आती, या तो प्लानिंग बताना नहीं चाहते, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ। हम 2019 को लेकर के लोग कह रहे हैं, चूंकि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि अब कांग्रेस को 2024 की तैयारी करनी चाहिए, 19 में कुछ नहीं होने वाला। नहीं, उमर साहब की अपनी राय है जी। आपको उम्मीद है? मुझे उम्मीद नहीं, मुझे बल्कि इस मुल्क के लोगों पर उम्मीद है जी कि जिन्होंने इतनी तकलीफ सही है वो बीजेपी को तो नहीं आने देंगे, और हम लोग जो है पूरी तरह से इसलिए तैयार है कि इसको बेहतरीन सरकार देंगे। ये जो गुटबाजी है पार्टी के अंदर, ये बात आप मानते होंगे? बिल्कुल कि हर स्टेट में है, कुछ है मतलब काम हो रहा है उसके ऊपर गुटबाजी को खत्म करने का? अगर गुटबाजी खत्म नहीं होगी तो वो लोग खुद खत्म हो जाएंगे जो गुट बना के घूम रहे हैं। ये तो बहुत तय है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत साफ है जी। राहुल गांधी जो है झुक कर जो है वो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ करके वो कांग्रेस को नहीं चलाना चाहते, बल्कि कांग्रेस को वो कांग्रेसी लोग जो मजबूत होके एकजुट होके जो भरोसे के साथ में चलना चाहते हैं वो कांग्रेस बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कोई फॉर्मूला है? उत्तर प्रदेश के लिए कोई फार्मूला नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ यही एक करना है हमें कि हम लोगों के बीच में जाएं, और जो राहुल गांधी का एक संदेश है कि हम लोगों के साथ में कनेक्ट करें। कांग्रेस जब तक कनेक्ट नहीं करेगी तब तक कांग्रेस जो है वो लोगों को दोबारा से अपनी पहचान नहीं बनाएगी, और हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ चलें, लोगों के मुद्दों को लेके चलें। हमने एक मुहिम भी छड़ी हुई है, किसानों को लेके हक मांगो, मज़दूरों को लेके, नौजवानों को लेके, बेरोज़गार नौजवानों को लेके हमारी एक मुहिम है। ये इस मुहिम में हम चल रहे हैं, और हम हर ज़िले में जाते हैं, हर ज़िले में 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग किस्म के जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात करते हैं, शहर वालों से, नौजवानों से, वकीलों से, किसानों से। वो भरोसा आ रहा है लोगों का वापस? चूंकि वो भरोसा तो देखिए खत्म हुआ, इसलिए वोट नहीं मिले। मैं इसीलिए आपसे कहा ना कि हमारी कोई रणनीति हम लोक नीति से काम करने वाले लोगों में से हैं। ये बताइए राज बब्बर साहब, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया और बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग जो हैं वो आपके हैं, लेकिन अगर सियासत को देख करके हम कुछ डायलॉग्स की बात करें तो आपने कहा था कभी किसी नेता का जो मंच पे दिया गया भाषण है उस पर और थाने में दी गई उसकी गवाही है, उस पर कभी यकीन मत करना, वो कभी सच नहीं होते। तो अब सियासत में आप हैं तो वाकई आप एग्री करते हैं कि हाँ ये डायलॉग जो था वो सही है? इसलिए मंच से कम वादे करता हूँ मैं। जो भी वादा करता हूँ नीचे आके और हाथ मिला के मंच पर आप कई बार। जी हाँ, ऐसा क्यों? गुस्सा नहीं करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की पहचान थी डिसिप्लिन, अनुशासन। और हम इस बात को, क्योंकि हम राजनीति में अलग जगहों पे भी रहे, दूसरी जगहों पे भी रहे, तो उसमें कांग्रेस का उदाहरण मिलता था। सेवा दल है ना, ये एक और कांग्रेस के अंदर सीनियर्स को लेकर एक बहुत सम्मान होता था। तो ये एक चीज़ जो है मुझे लगता है कि मैं इस पार्टी में जो मेरे आइडियल रही है और जिन चीज़ों को मैं अपने आदर्श की तरह से सोचता रहा, मैं जब अपने मंच पे देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। दोनों ज़िंदगी आपने बहुत अच्छे से देखी हैं और बहुत करीब से, और कहा जाए तो उसको जिया है। जो फिल्मी लाइफ है उसको भी देखा है, रियल लाइफ भी, और अब पॉलिटिक्स में आकर के भी। जब मुंबई में थे वो ज़्यादा वक्त अच्छा लगता था, या जब अब दिल्ली में है, सियासी गहमा गहमी है, हर तरफ चारों तरफ लोग रहते हैं, शिकायतें ज़्यादा होती है, वहाँ पर तो लाइट एक्शन कैमरा होता है, यहाँ पर शिकायतें बहुत होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें आपसे होती हैं, बहुत सारे लोग आपके पास उम्मीदें लेकर के आते हैं, लेकिन जब चुनाव आप हार जाते हैं तो बहुत दुख भी होता होगा। ऐसे वहाँ पर भी होता है, फिल्म अगर जो है फ्लॉप हो जाए तो उसका दुख होता है। तो कुल मिलाकर के दोनों तरह की जो ज़िंदगियाँ हैं उनको बहुत अच्छे से आपने जिया है।
तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे और क्या बताएंगे कि सबसे अच्छी लाइफ कौन सी लगती है? देखिए, बहुत मुश्किल है ये कहना जी कि कौन सी लाइफ अच्छी लगती है। वो मेरा सपना था और मेरा सपना मेरा पेशा बना, और जो भी मेरी पहचान है, राज बब्बर की पहचान मेरे काम ने मुझको दी, और उस काम की वजह से मैं यहाँ आया। लेकिन ये सोच मेरे जहन में हमेशा थी, तो वो मेरे लिए एक कहना चाहिए, जो आज की तारीख में जो बहुत शब्द इस्तेमाल होते हैं, वो मेरे लिए कर्म की जगह है, और उस काम से मैं पहचाना गया। और ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा धर्म है कि मैं लोगों के लिए, लोगों ने मुझे बनाया तो मैं लोगों के बीच में काम करूं। राज बब्बर को बनाने वाले लोग हैं, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, वो डायरेक्टर नहीं है। मेरे काम को सराहा लोगों ने, बिल्कुल ठीक, और उन्होंने मुझे राज बब्बर बनाया। सर हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राज बब्बर साहब, दिल की बात दिल से कर रहे थे, बहुत बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, और इनका ये मानना है कि जो कांग्रेस है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, ये एक बार फिर से उभर करके निकलेंगे और आवाम के दरमियान जो यकीन था उसको एक बार फिर वो वैसे ही बनाएंगे।